अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने इस बिल पे जो हमारी सरकार द्वारा लाया गया है उस पे बोलने का आपने अवसर दिया और इस बिल का स्वागत भी किया हमारे प्रतिपक्ष के साथी चिदम्बरम ने। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उन्होंने अभी भी इस बिल का समर्थन करते हुए अभी भी उन कोर्ट्स में उन जो इसकी बड़े बड़े दलालों को पकड़िए, छोटे दलालों को छोड़ दीजिए। मुझे ये नहीं समझ में आया कि दलाल तो दलाल है जो एक्सप्लॉयटेशन करता है, चाहे वो छोटा दलाल हो चाहे बड़ा दलाल हो। हमारी सरकार ने जो ये आज एक्ट लेकर के आई अमेंडमेंट, ये सभी दलालों को कोर्ट से केवल हम स्वच्छता, समाज में सफाई सड़क की नहीं करते, न्यायालय में भी हमारी सफाई हो जाए, स्वच्छता हो जाए और वहाँ शुचिता और पवित्रता और एक न्याय हो, लोगों को मिले कि जस्टिस मिल रहा है। और जिस तरीके और मुझे लगता है कि आज के युग में किसी वकील को, किसी मौकिल को खोजने के लिए अब वो ज़माना नहीं रहा जब किसी वकील का प्रोफाइल को न जानता हो। अब तो नेट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, तहसील कोर्ट का हो, मुफस्सिल कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, सबकी प्रोफाइल सब नेट पे है। जो शायद पहले कभी आप या तो लाइब्रेरी में जाते या लॉ केसेज को देखते या किसी कोर्ट में जाते, बार काउंसिल में जाते, लेकिन आज तो आप घर बैठ कर के ही। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद कम से कम ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, अब ये केवल शहरों तक सीमित नहीं है, आज गांव-गांव की महिलाएं भी अपनी डीबीटी चला रही हैं और सारे लोगों को टेक्नोलॉजी मालूम है। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा जो इस तरह का एक अवेयरनेस, एक वातावरण बना है। मुझे लगता है कि आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है। हमको हिस्ट्री अगर देखनी पड़ेगी तो 1861 से देखनी पड़ेगी, जब हाई कोर्ट्स में, जब देश आज़ाद नहीं था, तो किस तरह से लीगल प्रोफेशन को या लीगल प्रैक्टिशनर को किस तरह से उनको रेगुलेट किया जाए। आखिर आज़ादी के पहले भी आपको याद है जब मुख्तार हुआ करते थे, जब उस समय होते थे तो उस समय एडवोकेट नहीं थे, लेकिन जब ये हुआ तो पहला हाई कोर्ट एक्ट 1861 में बना, जिसमें लोगों को रेगुलेट करने के लिए लीगल प्रोफेशन और लीगल प्रैक्टिशनर के लिए। फिर उसके बाद फिर लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 में आया, जिस आज 1879 के इस एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। क्योंकि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, जिन्होंने देश के लाल किले से कहा कि आज भी देश आज़ाद हो गया, लेकिन जो कॉलोनियल लीगेसी है, जो ब्रिटिश ने कुछ दिया था, आखिर अगर श्री अमित शाह जी भी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, चाहे आईपीसी हो चाहे सीआरपीसी हो, क्यों लेके आ रहे हैं? हमारे सभी विद्वान वकील जानते हैं कि आईपीसी सीआरपीसी जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ये दंड देने के लिए बनाया था, और ये एक्ट जो अमित शाह जी लेके आ रहे हैं वो न्याय देने के लिए है। तो दंड और न्याय में फ़र्क इनको जानना चाहिए कम से कम, कि उस समय अंग्रेज किस तरह से लोगों को दबाना चाहते थे, किस तरह से पनिश करना चाहते थे। इसलिए नहीं, अभी आप सुन लीजिए कल्याण जी, अभी आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, आप चिंता न करिए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये लीगल प्रैक्टिशनर छोड़िए, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 आया, जिसके सेक्शन 36 का माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि आज हम उसमें किस तरीके से उस एक्ट में हम जो सेक्शन 36 है वो हमारा कमिटमेंट है। कमिटमेंट हमारी सरकार का है, देश के प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है कि कॉलोनियल लीगेसी के जितने कानून होंगे या जो चीज़ें होंगी उसको उन्होंने पंच प्राण के में किया था। उस लाल किले से जो 5 उन्होंने प्रण लिए थे, उसमें रेड फोर्ट से यह भी कहा था कि हम वो ब्रिटिश की गुलामी की दास्ता की विरासत को न केवल समाप्त करेंगे, अपसलीट कर देंगे। तो आज तो इसका बधाई देना चाहिए। अरे भैया, यू मस्ट हैव पेशेंस, आई थिंक सो, काइंडली इफ यू लिसन टू मी, आई थिंक सो एवरीथिंग विल बी क्लियर। आई थिंक यू टॉक टू योर अधिष्ठाता जी। चलिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे भाई, मैं लीगल टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहा हूँ, मैंने व्यक्तिगत तो कोई आक्षेप किया नहीं, मैं तो केवल इस अपने अमेंडमेंट एक्ट पे बात कर रहा हूँ। अब प्रधानमंत्री जी का नाम लेने से अगर उनको चिढ़ हो रही, तो देश की जनता ने प्रधानमंत्री को, उनकी गारंटी को मान लिया है। अब ये कितना भी चिढ़ते रहें, और जिस तरीके से तीनों राज्यों में परिणाम आया है, अब इनको सोचना चाहिए। अब इनके नेता का क्या बयान है? नेताजी कहते हैं
कि ये भाजपा की जीत नहीं है, ये मोदी जी की जीत है। मैं धन्यवाद दूंगा धीर रंजन जी को, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी के नेतृत्व में है वो जीत है, तो इसके लिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा। नहीं अधीर रंजन जी, आपने इसको चैनल पे कहा है, इसको आप चैनल, मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूँ। जब आपकी बारी आएगी तो आप कह दीजिएगा, मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं ईल्ड नहीं, ये तो आपने आज चैनल में कहा है सौगत राय जी, ये तो मैंने, अच्छा नहीं मैं ये बात जो कह रहा हूँ तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तब आप अपनी बात कह दीजिएगा, प्रधानमंत्री उसका भी उल्लेख कर दीजिएगा। ठीक है, बैठिए बैठिए। अरे भाई पंच प्रांत जी सुन लीजिए, जिनके नाम लिए हम सबको मौका दे दिया जाए। धन्यवाद चाहता महोदय। मैं पंच प्रण की बात कर रहा हूँ, मैं पंच प्रण की बात कर रहा हूँ कि पंच प्रण में जो उन्होंने कहा ऑल दीज एक्ट्स आर पार्ट ऑफ colonial legacy, तो ऑल दीज एक्ट्स आर पार्ट ऑफ colonial legacy। मोदी जी इन हिज स्पीच ऑन प्राण फ्रॉम द रेड फोर्ट टॉक्ड अबाउट गिविंग अप द colonial legacy। इसको समाप्त करने का फैसला लिया है, आज उसका अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने लॉ मिनिस्टर को कि उन्होंने इस तरीके का एक कम से कम colonial legacy को ख़त्म करने का काम किया है। आखिर हम आज उसी को ऑब्सलीट कर रहे हैं जिसको आप वेलकम कर रहे हैं। जो एक्ट हमारा लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 का है, तो ये एक्ट को एवालिश करने में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो उस पर भी सदन चर्चा करने में धन्यवाद देता हूं कि सदन में अच्छे ढंग से कार्रवाई चल रही सुचारू रूप से। अभी कीर्ति चिदम्बरम ने बहुत अच्छी बात दिया उदाहरण। उन्होंने कहा क्या रे साहब, गुड लायर्स नो लॉ एंड ग्रेट लायर्स नोज ओनली जजेज। तो आई थिंक सो आप तो उस फैमिली के हैं, तो क्या कहूँ, हम तो आपको ग्रेट लायर मानते हैं, तो क्या आप जज को जानते हैं या गुड लायर? मुझे लगता है सभी लॉ कानून को जानते हैं। ये डिफ्रेंशिएट करना निश्चित तौर से किसी वकील का अपमान होगा कि हम केवल जज से न्याय लेते हैं, तब मुझे लगता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज दिस एक्ट एबॉलिशेज द लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट ऑफ 1879 एंड एक्ट दैट डेट्स बैक। ये कितना पुराना कानून, 144 साल, सब 144 ईयर्स एगो ये कानून आया था, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879। उसके बाद क्या आया, बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट आया 1920, फिर उसके बाद इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 आया। मैं इसके इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं बता सकता हूँ कि हाई कोर्ट एक्ट 1861 में क्या क्या प्रोविज़न थे जो आज एक तरह से लोगों के ऊपर अगर लगेगा तो लगेगा कि गुलामी की दास्तां की प्रतीक थी। या चाहे लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 रहा हो, या बॉम्बे प्लीडर्स एक्ट 1920 रहा हो, या इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 रहा हो। तो आज आप ये बताइए कि जब देश आज़ाद हुआ था, आज तो लोग जाति की राजनीति करते हैं, पार्टी की राजनीति में सांप्रदायिकता करते हैं, उस आधार पे खोज के वोट टिकट देते हैं। पहले देश में प्रायः इन सदनों में आने वाले लोग जिस तरह से थे वो लॉ बैकग्राउंड से ही थे। चाहे भीमराव अम्बेडकर जी का नाम मान लीजिए, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी को मान लीजिए, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को मान लीजिए, ये कितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी थे। तो इस तरीके से जो लोग उस समय सारे लोग प्रैक्टिस में इस तरह का, उनको ये महसूस हुआ कि हमें कोई न कोई एक एक्ट ऐसा बनाना चाहिए जिससे हो, और उसी के नाते एक एडवोकेट एक्ट 1961 बना देश में आज़ादी के बाद, क्योंकि इस बात को राजेंद्र प्रसाद जी ने महसूस किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, BR अम्बेडकर जी ने किया। तो ये टाइम के साथ हुआ, जब समय कालांतर में बीतता रहा और जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस के हीरो थे, जो हमारे इंडिपेंडेंस के ज़माने में मूवमेंट में जुड़े हुए थे, वो तमाम ऐसे लोग, एक लंबी श्रृंखला है, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो उसके बाद उन लोगों ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी को बनाने के बाद जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को, लॉ कमीशन को भी, हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, सब स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन किया गया, और सारे लोगों के कंसल्टेशन के बाद एक कम्प्रहेंसिव टाइप का एक्ट उन्होंने एडवोकेट एक्ट 1961 में बनाने का तय किया। तो अब जब एडवोकेट एक्ट 1961 बन गया, आज जिस हम इस लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 को इसको ऑब्सलीट कर रहे हैं, केवल इसका जो एक सेक्शन था लिस्ट ऑफ टाउट्स, तो आई थिंक सो उसी को ऑब्सलीट नहीं किया कि हम अभी भी देश की आज़ादी के बाद लिस्ट ऑफ टाउट्स के खिलाफ कोई हम एक्ट न बनाएं, कोई कानूनी प्रावधान न दें। अभी भी गांव का गरीब आदमी अगर अपने कानून पाने के लिए आए
और वो बीच में उस कचहरियों में, कोर्ट में अगर उन टाउट से, दलालों के चंगुल में फंस जाए, और जिस तरीके से आप देखते हैं आज कि आप स्टेशन पे उतरते हैं या कहीं बस स्टेशन पे या कहीं कोई मरीज आता है तो किस तरह से आज उस फील्ड में भी वो टाउट लगे रहते हैं कि नहीं आप इस हॉस्पिटल में चलिए, आप इस डॉक्टर के पास चलिए। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह के न्याय, जो सबसे बड़ी न्याय प्रक्रिया कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय केवल मिलना चाहिए नहीं बल्कि ये प्रतीत भी होना चाहिए कि लोगों को न्याय मिल रहा। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने देश में एक स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो आज वो स्वच्छता अभियान अगर न्यायिक प्रक्रिया में शुरू हो रहा है तो मैं तो अपील करूंगा कि पूरे सदन को सर्वसम्मत से इसको पास करना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि इसके पहले भी हमने रिव्यू किया है, जो हम जन विश्वास बिल लेके आए थे, उस जन विश्वास बिल में भी जिसमें 183 प्रोविज़न थे, उस 183 प्रोविज़न में अक्रॉस 42 एक्ट्स ऑफ 19 मिनिस्ट्री, तो देश ने तो शायद एक इतिहास बनाने का काम किया है। और आप सौभाग्यशाली, आप साक्षी हैं, चाहे हम कहीं बैठे हों, कि आप उसके साक्षी हैं कि उस कॉलोनियल लिगेसी के जो 19 मंत्रालयों के 42 एक्ट ऐसे थे जिसमें केवल ब्रिटिशर्स की मतलब उस दास्ता को परिलक्षित करता था और उन्होंने अपने इंटरेस्ट में बनाया था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन सारे 19 मिनिस्ट्रीज के 42 एक्ट के 183 प्रोविज़न को ऑब्सोलीट करके देश को एक स्वच्छता देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये बात तो उसी दिशा में और आगे पहल की गई। और ये जो आज इस बिल को लाए हैं, इस बिल के लाने से निश्चित तौर से एक फ़ायदा ये भी होगा कि ये दिस एक्ट this is not a singular legislation. This is a piece of comprehensive mission of the government to remove all obsolete laws in the country. तो ये तो क्लैरिटी है, मानिए क्लैरिटी क्या है कि हम इस देश में जो भी हमारे एक्ट में है चीज़ों है, गवर्नमेंट कमिटेड है, सरकार प्रतिबद्ध है कि हम जो भी ऑब्सलीट लॉ हैं उनको हम ऑब्सलीट करेंगे जो इस तरीके की चीज़ें हैं। आज मैं कहता हूँ कि ये आज का जो अमेंडमेंट बिल है, ये अगर कोर्ट में उस न्यायिक प्रक्रिया में शुचिता और पवित्रता का काम करेगा, या जिस तरीके से रिमूवल ऑफ टाउट्स फ्रॉम कोर्ट प्रीमाइसेज करेगा, और इसका अधिकार किसको होगा? सरकार को नहीं होगा। उस प्रीमाइसेज में टाउट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस टाउट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए कौन इसमें करेंगे? इसको करने के लिए जो मिशन है, जो पावर दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज को है, हाई कोर्ट के जज को है। ये साफ है कि की फीचर्स ऑफ द बिल इंक्लूड कि टाउट्स के लिए द बिल प्रोवाइड दैट एवरी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मतलब ये नहीं कि कोई ऐसे IAS जूनियर हो, वो IAS जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, वो जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लुकिंग आफ्टर ऑल द रेवेन्यू केसेज एंड रेवेन्यू अफेयर, ही विल बी ओनली दिस पावर, ही कैन एक्सरसाइज दिस पावर, या तो हाई कोर्ट का जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज। और जिस तरीके से ये अधिकार तो उन्हीं न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए, कोसी जुडिशियरी से जुड़े हुए लोगों को दिया गया है। ये कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, ये कोई सरकार के या प्रशासन के हाथ में नहीं आ रहा है कि जो हम किसी को टाउट बना देंगे या किसी के खिलाफ आइडेंटिफाई करके हम उसको पेनलाइज कर देंगे या पनिशमेंट कर देंगे। ये हमने सीधे ये अधिकार हाई कोर्ट के जजेज को दिया है, हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज को दिया है, सेशन जज को दिया है, और रेवेन्यू में जो रेवेन्यू में मुकदमे देखते हैं उनको दिया गया है। आप देख लीजिए। और मैं समझता हूँ कि टाउट रेफर्स टू ए पर्सन हु procures the employment of legal practitioner in a legal business in return of any payment, ये तो साफ है। And frequent places such as the premises of civil or criminal courts, revenue offices or railway stations to procure such employment। इस तरीके जो घूम करके गरीब लोगों का या अपने उन मौकिल का या जो न्याय पाने के लिए हैं, उनको जिस तरीके से ले करके उनका एक्सप्लॉइटेशन है, तो मुझे लगता है कि ये तो ऐतिहासिक कदम है। ये कानून केवल एक जगह नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट और नीचे के कोर्ट में जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया में इस कानून के अमेंडमेंट होने के बाद जो न्यायिक प्रक्रिया के लिए स्वच्छता आएगा, ये देश के लिए एक ऐतिहासिक वरदान साबित होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ
कि द कोर्ट और जज में एक्सक्लूड फ्रॉम द प्रीमाइसेज ऑफ द कोर्ट एनी पर्सन हुज नेम इज इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ द टाउट। एंड प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट देखिए क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट, द अथॉरिटीज एम्पावर्ड to frame and publish the list of touts may order subordinate courts to hold an inquiry into the conduct of persons। ऐसा नहीं कि किसी इनोसेंट आदमी को या किसी साधारण आदमी को भी इस तरीके से कर दिया जाएगा। तो उनको एक पूरा प्रॉपर इंक्वायरी होगी, कोर्ट्स टू होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द कंडक्ट, उसके कंडक्ट के बारे में, अ पर्सन्स एलिज्ड आर सस्पेक्टेड टू बी टाउट्स, मतलब जिसके बारे में ये होगा कि ये कोर्ट में लगातार है और ये टाउट्स की भूमिका निभा रहा है, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, लोग दलाली काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को उनके कंडक्ट की इंक्वायरी होगी, उनके सस्पेक्ट में, तब उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई होगी। वंस सच ए पर्सन इज प्रूवन टू बी ए टाउट, his name may be included by the authority in the list of the touts. No person will be included in such list without getting an opportunity or showing cause actions his inclusion। तो ऐसा भी नहीं कि किसी का नाम डाला जा सकता है। पेनाल्टी साफ है कि any person who acts as a tout while his name is included in the list of touts will be punished with imprisonment up to the 3 months and a fine up to ₹500 or both। तो इस तरह से मान्यवर कम से कम पहली बार जो आज हम उस एक्ट को एब्सोल्यूट कर रहे हैं, उस एक्ट के एब्सोल्यूट करने के बाद जिस तरीके से है, पहले के कैसे वकील थे आपको याद होगा। मैं वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ, कल्याण जी बात करें, महर्षि अरविंद का केस हुआ था, खुद CR दास जी ने खुद अपनी सर्विसेज उनको दिया था। हमारे अधिवक्ताओं की इतिहास को देखा जाए तो शायद संरक्षणों में है कि ये नहीं है कि कोई किसी को के पास ले जाने की ज़रूरत है। महर्षि अरविंद के खिलाफ केस हुआ, उसमें वो नहीं थे, तो इसके बावजूद CR दास जैसे एडवोकेट ने उनको जिस तरीके से अपनी सेवाएं दिया और उनके लिए किया, तो आज हमारे अधिवक्ताओं का इतिहास एक अपने आप में बहुत बड़ा है। और इससे एक कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें एडवोकेट्स एक्ट 1961 जो अपने इस एक्ट से रेगुलेट करेगा, गवर्न करेगा, पूरे देश के जो प्रैक्टिस ऑफ लॉ है इन दिस कंट्री उसको करेगा। और केवल ये बिल जो पेनलाइजिंग है वो केवल द प्रैक्टिस ऑफ टाउटिंग अंडर द एडवोकेट्स एक्ट, कि एडवोकेट्स एक्ट के नाम के अंतर्गत अगर वो कोई टाउट करते हैं या इस तरीके काम करते हैं, ये केवल उन्हीं के लिए है। और जिस तरीके से आप देखिए कि इस बिल को कितनी चर्चा करके लाया गया, दिस लेजिस्लेशन वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 249वीं रिपोर्ट में देखा जाए तो इन इट्स रिपोर्ट 249 टाइटल ऑब्सोलीट लॉज एंड वारंटिंग इमीडिएट रिपीट, तो इस तरह से ये ऑलरेडी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट 249 में भी एक तरह से रिकमेंड किया है सरकार के लिए कि इसको किया जाए, ऑब्सोलीट किया जाए और इसमें इमीडिएट रिपील करने की एक मतलब अपेक्षा की गई है, उसी को सरकार उसके अनुरूप लेके आ रही है। और जिस तरीके से इस कानून को लाने के पहले इस सरकार ने इस बिल पे सभी जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, चाहे जो लीगल प्रोफेशन में लगे, आखिर इंडिया का सबसे लीगल प्रोफेशन कौन है, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनका सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मतलब ये नहीं है कि कोई अपने आप सरकार ने इस कानून को लाने की बात की, जो सीधे जुड़े हुए हैं देश भर की न्यायिक प्रक्रिया में, जो अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाले अधिवक्ता हैं, जो न्याय देने की न्याय की प्रक्रिया या उसको व्याख्या करने वाले उन कोर्ट्स में हमारे अधिवक्ता हैं, उनके उस सबसे बड़े बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भी हमारी सरकार ने एक कंप्रहेंसिव बिल बनाने के लिए उनसे कंसल्ट किया। और उसके बाद इस कंसल्टेशन के बाद जो एक इसमें शामिल करने की बात आई कि टाउटिंग इन द लीगल प्रोफेशन इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द प्रोफेशन, मतलब स्वयं अधिवक्ताओं ने माना है कि ये न्याय में जो हमारे है, इस न्याय के जो स्पिरिट है, जो भावना है, जो हमारे प्रोफेशन की भावना है कि हम क्या है किसी एग्रीव्ड को न्याय दिला सकें। अधिवक्ता क्या करता है कि अगर कोई एग्रीव्ड है या कोई मानो थोड़ा मैं जल्दी कंक्लूड कर दूंगा, तो इस तरीके से है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि खुद ही हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम इसमें केवल जो 1961 का हमारा अमेंडमेंट है एडवोकेट्स एक्ट में, उस
161 के एक्ट में हम केवल सेक्शन 36 को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और वो 36 इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं इसमें कि सेक्शन 30 जो लिस्ट ऑफ द टाउट्स है उसको हम पेनलाइज करने के लिए या न्यायिक प्रक्रिया की स्वच्छता के लिए इसमें जोड़ना है। और ये बिल जो रिपील कर रहा है कुछ सर्टेन सेक्शंस है जो पूरे बिल को तो हम उस समय के उसको रिपील कर रहे हैं, केवल इसमें जो सर्टेन सेक्शंस रिलेटेड टू टाउट्स अंडर द लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 का है, जिसको कि हम आज हमारे माननीय मंत्री जी लेके आ रहे हैं उसको एक तरह से अपसीट करने की, लेकिन उसके एक सेक्शन को सेक्शन 36 को इसमें जोड़ने के लिए किया है। तो नाउ द 1961 एक्ट कंसोलिडेट्स द लॉ रिलेटेड टू लीगल प्रैक्टिशनर एंड कंस्टिट्यूट्स बार काउंसिल एंड द ऑल इंडिया बार काउंसिल। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आज ये सदन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जब पूरा देश इस बात के लिए साक्षी बनेगा, गवाह बनेगा कि पूरे देश में जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया में छोटे कोर्ट से लेकर तहसील के से लेकर मुंसिपल मजिस्ट्रेट के कोर्ट से लेकर सेशन जज के कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक सभी कोर्ट्स में एक न्यायिक प्रक्रिया को बिना किसी टाउट के, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी इंटरमीडिएटरी के अगर किया जाए, ठीक है मैम, धन्यवाद। तो बिना किसी इंटरमीडिएटरी किया जाए तो मुझे लगता है, मैं अपील करूंगा कि सत्ता पक्ष के हों प्रतिपक्ष के हों इस बिल को सर्वसम्मत से पारित करें। धन्यवाद। जय हिंद।